हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन विवाड़। हम पढ़ने वाले हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। और आज से हम एक नए लेक्चर की स्टार्ट कर रहे हैं और वो जो नया लेक्चर है वो आपका है मैसूर के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि अंग्रेज जो हैं वो मैसूर, पंजाब इन क्षेत्रों में अपना सुदृढ़ीकरण कैसे करते हैं। इससे पहले हमने बंगाल के बारे में पढ़ा था कि बंगाल में जो अंग्रेज हैं वो अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करते हैं। बंगाल के पूरे नवाब के कार्यकाल को जाना और कंपनी और नवाबों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष को जाना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मैसूर के बारे में, मैसूर के पूरे शासनकाल को जानेंगे। इसी में हम टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में भी बातें करेंगे। इसके अलावा जो त्रिगुट का निर्माण होता है अंग्रेजों, मराठा और निजाम के बीच में, उस त्रिगुट के बारे में भी बातें करेंगे। और उस समय की जो दक्षिणी भारत की राजनीतिक स्थिति बनती है उस राजनीतिक स्थिति के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटक युद्ध, निजाम अंग्रेज युद्ध, मराठा अंग्रेज युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध के साथ साथ मैसूर मराठा युद्ध, इन सारे टॉपिकों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे और ये लेक्चर आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ब्रिटिश शासन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कहां पर? मैसूर पर। तो मैसूर देखिए, यहां पर आप लोग डाल लेना भले ही। ठीक है, दिख रहा है ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों का शासन विस्तार, और उसमें हम पढ़ेंगे क्या? मैसूर के बारे में। ठीक है, शासन विस्तार लिख लेना या ठीक है। अब देखिए, हम आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं मैसूर के बारे में और मैसूर के साम्राज्य को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैसूर उस समय एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर के आता है जिसे ना तो अंग्रेज पसंद करते थे, ना ही मराठे पसंद करते थे और ना ही निजाम पसंद करते थे। यानी कि ये तीनों जो थे वो मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति को पसंद नहीं करते थे और ना ही इस शक्ति को खत्म करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ऐसी शक्ति दक्षिण में चाहिए थी जो कि बैलेंस बनाकर रखे और एक ऐसा वातावरण बना के रखे जिसमें कोई भी शक्ति उस क्षेत्र को ना जीत सके। जैसे कि अगर हम बात करें दक्षिण के बारे में, तो यहाँ की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी बनती है कि ना तो मैसूर को समाप्त किया जा सकता था और ना ही इसे उभरने दिया जा सकता था। जैसे कि निजाम ये चाहता था कि उसे एक मित्र की जरूरत है दक्षिण में, और वो मित्र कौन है? वो मित्र है मैसूर। ठीक है। और मराठे ये चाहते थे, मराठे क्या चाहते थे? मराठे ये चाहते थे कि हमें भी दक्षिण में एक ऐसी शक्ति मिल जाए जो कि निजाम और अंग्रेजों को दक्षिण में फैलने से रोक सके। और अंग्रेज ये चाहते थे कि दक्षिण में मैसूर बना रहे, क्योंकि मराठा अपना प्रभाव दक्षिण में ना फैला पाए। इसलिए सबके अपने अपने स्वार्थ थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मैसूर को सब चाहते थे, लेकिन इतना नहीं चाहते थे कि वो एक शक्तिशाली राज्य बन जाए। अस्तित्व तो रहे लेकिन ना के बराबर। तो ये स्थिति निजाम की भी होती है, मराठाओं की भी होती है, अंग्रेजों की भी होती है। तो इसी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तो मैसूर राज्य के उत्थान के बारे में हम बात करते हैं
आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब आपने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य का क्या होता है, पतन हो जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद में मैसूर राज्य क्या आता है, अपनी वर्तमान स्थिति को, उस समय की स्थिति को धारण कर लेता है और उस स्थिति के समय एक नवीन राज्य के रूप में इसका क्या होता है, उदय होता है। लेकिन इस नवीन राज्य में, इस मैसूर में जो उदय होता है हैदर अली का, वो ऐसे ही नहीं हो जाता, ठीक है। तो हैदर अली का उत्कर्ष, हैदर अली के उत्कर्ष के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो हैदर अली के पिताजी थे वो भी क्या थे, यहाँ की सेना में एक अधिकारी होते हैं, लेकिन उनकी एक युद्ध के दौरान क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात जब जो हैदर अली थे वो केवल 6 साल के थे, लेकिन आगे चलकर ये क्या करते हैं, ये भी जाकर सेना में भर्ती हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने परिश्रम और अपनी मेहनत के द्वारा ये अपने पद को बढ़ाते चलते हैं और एक बार एक दिन एक सेनापति के रूप में आते हैं और फिर एक शासक के रूप में मैसूर पर क्या हो जाते हैं, काबिज हो जाते हैं। तो ये हैदर अली के बारे में, बचपन की छोटी सी घटना के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। देखिए इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो कब होता है, 1722 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1722 ईस्वी में होता है। लेकिन इनके जो पिता होते हैं, किनके पिता, हैदर अली के पिता, क्या नाम था उनका, उनका नाम होता है फतेह मोहम्मद। क्या होता है, फतेह मोहम्मद। जन्म कब हुआ, 1722 में हुआ, फतेह मोहम्मद। तो यहाँ पे तुमको लिख लेना है फतेह मोहम्मद कौन थे, इनके पिता थे, ठीक है। फतेह मोहम्मद मैसूर की सेना में एक अधिकारी थे। क्या थे, मैसूर की सेना में एक क्या थे, अधिकारी थे, ठीक है। यहां पे ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो यहां पे क्या है, थोड़ी सूर्य की किरण पड़ती है सामने से, जस्ट खिड़कियों में से निकल के आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेना, ठीक। तो देखिए होता क्या है, उनकी सेना में क्या होते हैं, मैं इसको बंद करके आता हूँ गिफ्ट को, ठीक है। अब शायद कम हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ, अभी यहाँ पर चमक आ रही है, ठीक है, इस जगह पर। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखिए होता क्या है, क्या होते हैं, मैसूर की सेना में एक अधिकारी थे और इनकी युद्ध के दौरान क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो हैदर अली केवल कितने साल के थे, तो केवल 6 साल के थे, ठीक है। यहाँ पर लगा लेना 6 साल, यानी कि ये घटना है 1728 की। अपने पिता की मृत्यु के समय हैदर अली की उम्र मात्र कितनी थी, 6 वर्ष, ठीक है। कितनी थी, 6 वर्ष थी। और उस समय में क्या होती है, पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी हैदर अली सेना में भर्ती हो जाती है, ठीक है, सेना में भर्ती हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मैसूर की सेना में भर्ती हो जाते हैं। देखिए पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो नहीं जाते, ऐसे ही सेना के नाम से डरते हैं, लेकिन पिताजी की मृत्यु के पश्चात भी क्या है, ये क्या कहते हैं कि मुझे तो
सेना में ही जाना है और ये जाके सेना में वापस से भर्ती हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए इनके बारे में, ये जो थे पढ़ने में बिल्कुल कमजोर थे, पढ़ाई लिखाई से इनका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अब देखिए इनका पढ़ाई से क्या था, कोई मतलब नहीं था। तो पढ़ाई में बिल्कुल क्या थे, पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर थे, इसलिए निरक्षर का मतलब होता है कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता। ठीक है, बिल्कुल बराबर। तो निरक्षर थे, क्योंकि पिताजी की मृत्यु तब हो गई थी 6 साल की उम्र में, फिर तो स्वतंत्र हो गए थे, कोई मतलब नहीं, कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। ठीक है, इसलिए इनकी जो पढ़ाई है वो क्या होती है, छूट जाती है। तो इसलिए निरक्षर थे, लेकिन युद्ध कौशल में निपुण थे, लेकिन युद्ध कौशल में क्या थे, निपुण थे, बहुत शानदार युद्ध लड़ते थे, और इसलिए बहुत शानदार युद्ध लड़ते थे। तो इसी के आधार पर क्या है, इनकी नियुक्ति मैसूर में कर दी जाती है एक अधिकारी के रूप में। जैसे इनके पिता की स्थिति थी, ऐसी ही इनकी स्थिति बना दी जाती है, और इनको क्या किया जाता है, एक दुर्ग के रूप में, दुर्ग रक्षक जो है, इनको नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, कौन से दुर्ग का नाम क्या था, बिंदुगढ़ किला पड़ता है। तो इनको क्या कर दिया जाता है, बिंदुगढ़ के किले पर नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो कौशल में क्या थे, निपुण थे। इनके कौशल के कारण ही लिखना है इसमें, इनके युद्ध कौशल के कारण इनको नंदराज के द्वारा, ठीक है, जिस समय सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे, उस समय कौन राजा था, नंदराज था। ठीक है, उनको नंदराज के द्वारा दुर्ग की जिम्मेदारी दे दी जाती है। दुर्ग का नाम क्या था, डिंडूगढ़ का। ठीक है, तो दुर्ग की जिम्मेदारी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, दुर्ग की जिम्मेदारी दे दी जाती है। किसके द्वारा दे दी जाती है, तो नंदराज के द्वारा दे दी जाती है। अब देखिए, एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति का नाम क्या था, खांडेराव था। अब खांडेराव क्या था, पूरे दिन षड्यंत्र करता रहता था, बिल्कुल सुकनी की तरह, पूरे दिन कोई मतलब नहीं उसको। वो राजमाता से ये कहता है कि राजमाता तुम ऐसा करो, हैदर अली से संपर्क कीजिए। हैदर अली एक युद्ध निपुण सेना व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा युद्ध करता है, और उसकी मदद से आप क्या करो, नंदराज से सत्ता छीन लो और अपने हाथों में ले लो। अब उस समय की आप अनुमान लगा सकते हो महिलाओं की मानसिक स्थिति कैसी रहती होगी। तो नंदराज की बातों में राजमाता आ जाती है, और राजमाता की बातें ये जचने लगती हैं कि मेरे हाथ में क्या होगा, मैसूर का साम्राज्य आ जाएगा। ऐसे वो सपने देखने लगते हैं। और ये किससे संपर्क करते हैं, हैदर अली से संपर्क करते हैं। हैदर अली कहता है ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। वो कहते हैं तुम ये काम कर दो, हम तुम्हें और महत्वपूर्ण पद दे देंगे सेना में। ये कहता है बिल्कुल ठीक। और देखिए कि जिम्मेदारी दे दी जाती है खांडेराव ने राजमाता को, किसको, राजमाता को अपनी बातों में लेकर नंदराज के
विरुद्ध षड्यंत्र रचा। ठीक है, नंदराज के विरुद्ध क्या रचा? षड्यंत्र रचा। और हैदर अली की सहायता से उस पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? उस पर आक्रमण कर दिया। तो हैदर अली को सपोर्ट मिल रहा था। एक तो हैदर अली और हैदर अली की जो सेना थी छोटी मोटी, वो इधर से राजमाता की सेना का सपोर्ट मिल रहा था। और बहुत सारे जो अंदर के लोग थे जो राजमाता की बातें मानते थे, उसके वो भी मंत्री किसको सपोर्ट कर रहे थे? हैदर अली को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो आक्रमण कर दिया। हैदर अली को कई लोगों का समर्थन, ठीक है, इतना लिखना यहां तक, फिर दिखेगा नहीं नीचे। तो हैदर अली को कई लोगों का समर्थन मिला और वो ये युद्ध जीत जाता है। ठीक है, जब वो ये युद्ध जीत जाता है तो उसके बाद फिर खांडेराव और राजमाता की खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो युद्ध के पश्चात हैदर अली आता है वहां पे। तो हैदर अली जब आता है तो उसने क्या किया? जो शासन व्यवस्था होती है वो अपने हाथ में ले ली। और ये जो खांडेराव था इसको उठा के क्या किया? बेटा तू जेल में जा, बहुत षड्यंत्र रचता है। और इसको क्या किया? उठा के जेल में डाल दिया। ठीक है, तो यहां तक तो ऐसा होता है। आगे देखिए आगे कैसा होता है। अब देखिए हैदर अली क्या बन जाता है? एक फौजदार बन जाता है, डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है और सारी शक्ति को क्या कर लेता है? अपने अधीन कर लेता है। लेकिन अभी ये स्वतंत्र शासक नहीं बनता। ठीक है, अभी एक फौजदार की भूमिका में ही अपना जीवन निभा रहा है। तो क्या करता है? डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है और अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है। डिंडीगुल का फौजदार बनने के बाद यह अपनी शक्ति में इजाफा करने लग जाता है। ठीक है, अपनी शक्ति में क्या करने लग जाता है? इजाफा करने लग जाता है। जब यह अपनी शक्ति में इजाफा करने लग जाता है तो इसका नाम दक्षिणी भारत में काफी प्रसिद्ध हो जाता है एवं मराठा निजाम, इसको बोलते थे हैदराबाद का होता था। ठीक है, मराठा निजाम और अंग्रेज इससे क्या रहने लगे? इससे सतर्क होने लगे। इसने क्या किया? अपने के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों को जीत लिया और जीतने के पश्चात क्या किया? उन पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उस समय की परिस्थिति भी कुछ ऐसी होती है कि इसको सपोर्ट मिलता है। कैसे? क्योंकि मराठा जो थे वो पानीपत का थर्ड युद्ध हार जाते हैं और उनकी शक्ति क्या होती है? छीड़ हो जाती है। इधर जो निजाम है वो भी एक नंबर का नालायक था, उसे कोई ध्यान नहीं था कि बगल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं। और अंग्रेज जो थे वो भी फ्रांसीसी युद्ध में क्या हुए थे? उलझे हुए थे। इस कारण हैदर अली को मौका मिल जाता है अपनी शक्ति का उत्कर्ष करने का और वो इसका बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से फायदा भी उठाता है। ठीक है, तो इसी में जोड़ना है हैदर अली के लिए ये समय भी काफी अनुकूल था।
ठीक है। तो हैदर अली के लिए जो समय चल रहा था वो भी काफी अनुकूल था। अंग्रेज लोग कहते हैं, अंग्रेज इतिहासकार ये कहते हैं कि हैदर अली ने क्या अपने दूसरे के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, दूसरे के राज्य को हड़प लिया। देखिए उस समय की स्थिति और उस समय की कंडीशन ऐसी ही होती थी कि अगर आपको राज्य प्राप्त करना है तो आपको भगवान तो देने आएगा नहीं कि तथास्तु जय तो राज्य हो गया। अपने दम पर, अपनी शक्ति के बल पर राज्यों को छीनना पड़ता था, युद्धों को जीतना पड़ता था, क्योंकि कोई भी बड़ा युद्ध वो बिना हिंसा के सफल नहीं होता। आप लोग कितने भी निवेदन कर लो कोई राज्य दे देगा क्या? नहीं देगा। उसके लिए लोगों को क्या करनी पड़ती थी? हिंसा करनी पड़ती थी। और आज वर्तमान परिदृश्य में देखें, जो भी देश एक जगह से दूसरी जगह पर कब्जा करते हैं वो भले ही कैसे भी सैद्धांतिक लोग हों, लेकिन फिर भी उन लोगों को युद्ध का सहारा लेना ही पड़ता है। ठीक है। तो हैदर अली के लिए ये समय भी क्या था? काफी अनुकूल होता है। जब ये समय काफी अनुकूल होता है तो क्या महत्वपूर्ण चीज जो है वो घटित होती है कि उस समय इसके बढ़ते हुए उत्कर्ष पर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है। तो हैदर अली के लिए इसमें काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अंग्रेज फ्रांसीसी क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी युद्ध में उलझे हुए थे। फ्रांसीसी युद्ध, कौन सा फ्रांसीसी युद्ध हुआ था? सप्तवर्षीय फ्रांसीसी युद्ध घटित होता है। ठीक है। उसमें उलझे हुए थे, युद्ध में उलझे हुए थे। मराठा क्या कर रहे थे? नंबर 2, मराठा पानीपत का युद्ध हार चुके थे। मराठा पानीपत का युद्ध हार चुके थे। तो मराठा जो थे वो क्या कर चुके थे? पानीपत का युद्ध हार चुके थे। ठीक है। और तीसरा व्यक्ति कौन था दक्षिण में? तो तीसरा व्यक्ति निजाम था। निजाम कैसा था? आलसी था। निजाम आलसी एवं भोगी था। ठीक है। भोगी को भोगी लिखना, डोंगी मत कर देना। तो भोगी था, इसको कोई नहीं चीज का मालूम था कि मेरी आसपास जो है वो कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो घटित हो रही हैं। ठीक है। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस संदर्भ में युद्ध की बातें करेंगे कि किस प्रकार इनके बीच में आपसी संघर्ष होता है और जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें कैसे हैदर अली इनको संधि करने पर मजबूर करता है। मालाबार के जो तटीय भाग हैं, इसके अलावा कर्नाटक का जो क्षेत्र है उस पर कैसे अपना कब्जा यह जमा लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैदर अली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना तो कोई राजवंशीय परिवार से था, केवल उसके पिताजी अधिकारी थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है केवल उसको 6 वर्ष की उम्र में छोड़कर। उसके बाद अपने दम पर, अपने बल पर, अपने बलबूते पर ये सेना में भर्ती होता है और जैसे भी करके ये वापस से अपनी शक्ति को, अपने आप को एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में मैसूर के साम्राज्य में क्या करता है? स्थापित करता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि जब आपका बेस ही नहीं होता फिर भी आप अपनी मेहनत के बल पर कुछ कर लेते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि पहले से अगर कोई लोग हैं उनके घर का कोई बच्चा कुछ करता है तो उसके लिए तो पहले से ही सुविधाएं प्रोवाइड होती हैं। लेकिन हैदर अली जहाँ कुछ नहीं होता उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें उसके द्वारा हासिल कर ली गई और दक्षिणी भारत के इतिहास में और भारत के इतिहास में हैदर अली का नाम अपने आप में मायने रखता है, जिसने अपनी शक्ति के बल पर अंग्रेज लोगों को इतना परेशान किया था कि वो लोग विवश हो जाते हैं हैदर अली से संधि करने के लिए। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।